प्रश्न 34। परीक्षण कीजिए कि औपनिवेशिक भारत में पारंपरिक कारीगरी उद्योग के पतन ने किस प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अपंग बना दिया। 300 शब्द। भूमिका। औपनिवेशिक काल से पहले भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि और कुटीर उद्योगों, विशेषकर पारंपरिक कारीगरी व हस्तशिल्प के एक आत्मनिर्भर संतुलन पर आधारित थी। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों द्वारा भारतीय कारीगरी उद्योग के सोद्देश्य पतन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ने इस संतुलन को पूरी तरह नष्ट कर दिया, जिसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संरचनात्मक रूप से अपंग बना दिया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पारंपरिक कारीगरी के पतन का प्रभाव। 1। कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक बोझ, ओवरक्राउडिंग ऑफ एग्रीकल्चर। हस्तशिल्प और बुनकर उद्योगों के नष्ट होने के कारण लाखों कारीगर, बुनकर और शिल्पकार बेरोजगार हो गए। शहरों में वैकल्पिक औद्योगिक रोजगार न होने के कारण इन विस्थापित कारीगरों को गांवों की ओर लौटने पर मजबूर होना पड़ा। प्रभाव। कृषि क्षेत्र पर अचानक जनसंख्या का भारी दबाव बढ़ गया। इसके परिणामस्वरूप खेतों का अत्यधिक उपविभाजन, सब डिविजन और विखंडन हुआ, जिसने कृषि को अलाभकारी बना दिया। 2। ग्रामीण ऋणग्रस्तता और साहूकारों का जाल, रूरल इंडेप्टेडनेस। पारंपरिक कुटीर उद्योग ग्रामीण आबादी को कृषि के ऑफ सीजन, कम काम वाले महीनों में पूरक आय प्रदान करते थे। कारीगरी के पतन से आय का यह वैकल्पिक स्रोत पूरी तरह समाप्त हो गया। प्रभाव। फसल खराब होने या अत्यधिक भू राजस्व की स्थिति में किसान और पूर्व कारीगर पूरी तरह स्थानीय साहूकारों पर निर्भर हो गए। साहूकारों के ऊंचे ब्याज दरों के चक्रव्यूह ने ग्रामीणों को पीढ़ियों के लिए कर्जदार बना दिया और उनकी जमीनों को हड़प लिया। 3। आत्मनिर्भर ग्रामीण बाजार का विनाश और औपनिवेशिक निर्भरता। पहले ग्रामीण बाजार अपनी जरूरतों, कपड़े, कृषि उपकरण, बर्तन के लिए स्थानीय कारीगरों पर निर्भर थे, जिससे धन का संचरण गांव के भीतर ही रहता था। प्रभाव। मैनचेस्टर और लंकाशायर के सस्ते, मशीन निर्मित उत्पादों ने भारतीय ग्रामीण बाजारों को पाट दिया। इससे आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था ब्रिटिश तैयार माल के उपभोक्ता और कच्चे माल के निर्यातक के रूप में एक पराश्रित, डिपेंडेंट बाजार में बदल गई। 4। गंभीर अकाल और ग्रामीण निर्धनता में वृद्धि। आय के स्रोतों का केवल कृषि तक सीमित हो जाना ग्रामीण भारत के लिए आत्मघाती सिद्ध हुआ। प्रभाव। जब भी मानसून विफल होता, ग्रामीण आबादी के पास जीवित रहने के लिए कोई वित्तीय बैकअप नहीं होता था। यही कारण था कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में बार बार भीषण अकाल, जैसे 1876-78 और 1899 के अकाल पड़े, जिसमें लाखों लोग भूखमरी के शिकार हुए। कंक्लूजन। संक्षेप में, पारंपरिक कारीगरी उद्योग का पतन केवल एक कला का अंत नहीं था, बल्कि इसमें कृषि और उद्योग के बीच के उस पारंपरिक ताने बाने को तोड़ दिया, जिसने भारतीय गांवों को सदियों से आत्मनिर्भर बनाए रखा था। इसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण भारत केवल अत्यधिक गरीबी और पिछड़ेपन का केंद्र बनकर रह गया। मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन। राष्ट्रवादी अर्थशास्त्री आर.सी. दत्त के अनुसार तारांकन भारतीय बुनकरों और कारीगरों का पतन आधुनिक इतिहास के सबसे दुखद अध्यायों में से एक है। इसने भारत के विऔद्योगीकरण की प्रक्रिया को तेज किया, जिससे समृद्ध भारत का ग्रामीण क्षेत्र एक विशाल और असहाय कृषि प्रधान उपनिवेश में तब्दील हो गया। प्रश्न 35। पिछली शताब्दी के अगले यानी तीसरे दशक 1930 के दशक से भारतीय स्वतंत्रता की स्वप्न दृष्टि के साथ संबद्ध हो गए नए उद्देश्यों के महत्व को उजागर कीजिए। 300 शब्द। भूमिका। 1930 का दशक, पिछली शताब्दी का तीसरा दशक, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक युगांतरकारी कालखंड था। इस दौरान स्वतंत्रता, स्वराज की परिभाषा केवल ब्रिटिश शासन से मुक्ति तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीयतावाद जैसे नए प्रगतिशील उद्देश्य जुड़ गए, जिन्होंने भावी स्वतंत्र भारत की वैचारिक रूपरेखा तय की। 1930 के दशक में जुड़े नए उद्देश्यों का महत्व। 1. पूर्ण स्वतंत्रता और वास्तविक लोकतंत्र का लक्ष्य। इस दशक की शुरुआत ही पूर्ण स्वराज्य के संकल्प के साथ हुई, जिसने औपनिवेशिक स्वशासन के पुराने विचारों को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। महत्व। 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसने राष्ट्र को ये स्पष्ट विजन दिया कि स्वतंत्रता का अर्थ प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि पूर्ण संप्रभुता और वयस्क मताधिकार पर आधारित एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना है। 2. आर्थिक स्वतंत्रता और समाजवाद का समावेशन। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं के प्रभाव से स्वतंत्रता की स्वप्न दृष्टि को आर्थिक मुक्ति से जोड़ा गया, क्योंकि वे जानते थे कि राजनीतिक आज़ादी तब तक अधूरी है जब तक गरीबी और शोषण का अंत न हो। महत्व। 1931 के कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने एक ऐतिहासिक आर्थिक कार्यक्रम पारित किया। इसके बाद 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया, जिसने स्वतंत्र भारत में कल्याणकारी राज्य और नियोजित विकास, प्लान्ड इकोनॉमी की नींव रखी। 3. मौलिक अधिकारों और सामाजिक समानता की गारंटी। इस दौर में ये उद्देश्य दृढ़ हुआ कि स्वतंत्र भारत में नागरिक सर्वोच्च होंगे और उन्हें राज्य के खिलाफ बुनियादी अधिकार प्राप्त होंगे। महत्व। कराची अधिवेशन 1931 में पहली बार मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव स्वीकार किया गया,
जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता और धार्मिक तटस्थता शामिल थी। साथ ही गांधी जी के हरिजन आंदोलन ने शोषित जातियों के नागरिक अधिकारों को स्वतंत्रता की मुख्य शर्त बना दिया। 4. किसानों और श्रमिकों के अधिकारों की मुख्यधारा में प्रविष्टि। 1930 के दशक में वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण त्रस्त किसानों और मजदूरों ने अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर आवाज उठाई, जिसे राष्ट्रीय आंदोलन ने आत्मसात किया। महत्व: 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के गठन और कांग्रेस के फैजपुर ग्रामीण अधिवेशन 1936 ने भूमि सुधारों, जमींदारी उन्मूलन और ऋण माफी के उद्देश्यों को राष्ट्रीय एजेंडे में सबसे ऊपर ला खड़ा किया। 5. अंतर्राष्ट्रीयतावाद और साम्राज्य विरोधी वैश्विक दृष्टिकोण। इस दशक में भारत ने अपनी आज़ादी की लड़ाई को दुनिया भर में चल रहे फासीवाद और उपनिवेशवाद के खिलाफ वैश्विक संघर्ष के एक हिस्से के रूप में देखा। महत्व: भारत ने स्पेन, चीन और इथियोपिया में स्वतंत्रता चाहने वाले आंदोलनों का समर्थन किया, जिसने स्वतंत्र भारत की भावी गुटनिरपेक्ष, नॉन अलाइंड और शांतिपूर्ण विदेश नीति का आधार तैयार किया। कंक्लूजन: संक्षेप में 1930 के दशक में जुड़े इन नए उद्देश्यों का महत्व इस बात में है कि इन्होंने स्वतंत्रता को एक व्यापक मानवीय और सामाजिक विजन दिया। यही कारण था कि जब भारत आजाद हुआ तो इन उद्देश्यों को हमारे संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रमुखता से स्थान मिला। मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन। जवाहरलाल नेहरू ने 1936 के लखनऊ अधिवेशन में स्पष्ट किया था, मैं समाजवाद को केवल एक आर्थिक सिद्धांत नहीं मानता, बल्कि यह एक ऐसी स्वप्न दृष्टि है जो भारत की गरीबी, बेकारी और सामाजिक पतन को समाप्त कर स्वतंत्रता को वास्तविक अर्थ प्रदान करेगी। प्रश्न 36. आधुनिक भारत में महिलाओं से संबंधित प्रश्न 19वीं शताब्दी के सामाजिक सुधार आंदोलन के भाग के रूप में उठे थे। उस अवधि में महिलाओं से संबद्ध मुख्य मुद्दे और विवाद क्या थे? 300 शब्द। भूमिका। 19वीं शताब्दी का भारतीय पुनर्जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन मुख्य रूप से महिलाओं की स्थिति के इर्द गिर्द केंद्रित था। राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ज्योतिराव फुले जैसे सुधारकों ने माना कि जब तक समाज के आधे हिस्से महिलाओं को अमानवीय बंधनों से मुक्त नहीं किया जाता, तब तक राष्ट्र का आधुनिकीकरण असंभव है। उस अवधि में महिलाओं से संबद्ध मुख्य मुद्दे और विवाद। 1. सती प्रथा का उन्मूलन और उस पर विवाद। ये इस सदी का सबसे पहला और ज्वलंत मुद्दा था, जहां पति की मृत्यु पर विधवा को जीवित ही चिता पर जला दिया जाता था। मुख्य बिंदु: राजा राममोहन राय के प्रयासों से ब्रिटिश सरकार ने 1829 में सती प्रथा निषेध अधिनियम पारित किया। विवाद: रूढ़िवादी हिंदुओं जैसे राधाकांत देव और उनकी धर्मसभा ने इसका तीव्र विरोध किया। उनका तर्क था कि अंग्रेज हमारे सनातन धर्म और पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिससे समाज में गहरा वैचारिक टकराव हुआ। 2. विधवा पुनर्विवाह की अनुमति। कम उम्र में विवाह के कारण हिंदू समाज में विधवाओं की संख्या बहुत अधिक थी, जिन्हें अत्यंत दयनीय, अपवित्र और कष्टकारी जीवन जीने पर मजबूर किया जाता था। मुख्य बिंदु: ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्राचीन शास्त्रों के प्रमाण देकर सिद्ध किया कि विधवा विवाह शास्त्र सम्मत है। उनके प्रयासों से 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। विवाद: पारंपरिक समाज ने इस कानून को स्वीकार नहीं किया। पुनर्विवाह करने वाली विधवाओं और उनका साथ देने वाले सुधारकों का सामाजिक बहिष्कार, हुक्का पानी बंद किया गया। 3. महिला शिक्षा का अधिकार। उस दौर में ये अंधविश्वास व्याप्त था कि यदि कोई महिला पढ़ना लिखना सीखेगी तो वो विधवा हो जाएगी या परिवार नष्ट हो जाएगा। मुख्य बिंदु: जेईडी बेथुन ने 1849 में बेथुन स्कूल की स्थापना की। ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने पुणे में अछूत और निर्धन लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। विवाद: रूढ़िवादी वर्ग का मानना था कि पाश्चात्य या आधुनिक शिक्षा महिलाओं को उनके पारंपरिक घरेलू कर्तव्यों, सती साध्वी रूप से भटका देगी और समाज का नैतिक पतन हो जाएगा। 4. बाल विवाह और सहमति की आयु। एज ऑफ कंसेंट का विवाद। लड़कियों का विवाह छोटी उम्र, अक्सर 8-10 वर्ष की आयु में अधेड़ या वृद्ध पुरुषों से कर दिया जाता था, जो उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए घातक था। मुख्य बिंदु: 1891 में ब्रिटिश सरकार ने एज ऑफ कंसेंट एक्ट, सहमति की आयु अधिनियम पारित किया, जिसके तहत लड़की के विवाह शारीरिक संबंध की न्यूनतम आयु 10 से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई। विवाद: इस मुद्दे पर राष्ट्रवादी खेमे में ही गहरा विवाद हो गया। बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने इस कानून का विरोध किया। उनका मानना था कि विदेशी सरकार को हमारे घरेलू और सामाजिक सुधारों में कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है, ये काम समाज को स्वयं करना चाहिए। कंक्लूजन: संक्षेप में 19वीं शताब्दी में महिला संबंधी मुद्दे केवल महिलाओं तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे भारतीय समाज के आधुनिकीकरण बनाम रूढ़िवादिता के बीच वैचारिक युद्ध का मुख्य मैदान बन गए थे, जिसने आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन की सामाजिक पृष्ठभूमि तैयार की। मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन। इतिहासकार सुमित सरकार के अनुसार 19वीं सदी के समाज सुधारकों का मुख्य विमर्श महिलाओं को पूर्ण स्वतंत्रता देना नहीं था,
बल्कि वे उनके अमानवीय कष्टों को दूर करके औपनिवेशिक शासकों के सामने भारतीय समाज की सभ्य और आधुनिक छवि प्रस्तुत करना चाहते थे। प्रश्न 37। स्वतंत्र भारत में धार्मिकता किस प्रकार सांप्रदायिकता में रूपांतरित हो गई, इसका एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए धार्मिकता एवं सांप्रदायिकता के मध्य विभेदन कीजिए। 300 शब्द। भूमिका। धार्मिकता मनुष्य का व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विषय है, जबकि सांप्रदायिकता एक आक्रामक राजनीतिक विचारधारा है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में कई बार व्यक्तिगत धार्मिक आस्थाओं का राजनीतिकरण करके उन्हें सांप्रदायिकता में रूपांतरित कर दिया गया, जिसने सामाजिक ताने बाने को गंभीर क्षति पहुंचाई। धार्मिकता एवं सांप्रदायिकता के मध्य मुख्य विभेदन आधार। धार्मिकता रिलीजियोसिटी, सांप्रदायिकता कम्युनलिज्म मूल प्रकृति। यह एक व्यक्तिगत विश्वास है जो नैतिक मूल्यों, ईश्वर की पूजा और आंतरिक शांति पर केंद्रित होता है। ये एक संकीर्ण राजनीतिक विचारधारा है जो मानती है कि एक धर्म के लोगों के सामाजिक आर्थिक हित समान हैं। दृष्टिकोण। ये समावेशी होती है और सर्वधर्म समभाव या अन्य धर्मों के प्रति सम्मान की भावना सिखाती है। ये अनन्य एक्सक्लूसिव होती है और दूसरे धार्मिक समुदायों के प्रति शत्रुता व अविश्वास पर टिकी होती है। लक्ष्य। इसका लक्ष्य आत्मकल्याण, सदाचार और समाज में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देना है। इसका लक्ष्य धार्मिक ध्रुवीकरण के माध्यम से राजनीतिक सत्ता, विशेष अधिकार या वर्चस्व प्राप्त करना है। धार्मिकता का सांप्रदायिकता में रूपांतरण। एक उदाहरण। स्वतंत्र भारत में इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण 1980 के दशक का पंजाब संकट और उग्रवाद है। धार्मिकता का स्वरूप। सिख धर्म मूल रूप से गुरुबाणी, सेवा, कीर्तन और सरबत भला सभी का कल्याण की उत्कृष्ट धार्मिकता और मानवीय मूल्यों पर आधारित है। सांप्रदायिकता में रूपांतरण। 1970 और 1980 के दशक में कुछ राजनेताओं और कट्टरपंथी तत्वों ने सिखों की इस तीव्र धार्मिक आस्था और पहचान का राजनीतिक लाभ उठाने के लिए दुरुपयोग शुरू किया। उन्होंने यह विमर्श गढ़ा कि स्वतंत्र भारत में सिख धर्म खतरे में है और उनके आर्थिक व राजनीतिक हित बहुसंख्यक हिंदुओं से पूरी तरह भिन्न है। परिणाम। इस वैचारिक ध्रुवीकरण ने पवित्र गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर को सशस्त्र उग्रवाद के केंद्र में बदल दिया। इसके परिणाम स्वरूप ऑपरेशन ब्लू स्टार, तत्कालीन प्रधानमंत्री की हत्या और 1984 के आत्मघाती सिख विरोधी दंगे हुए। इस प्रकार एक पवित्र धार्मिक भावना राजनीतिक हितों के कारण हिंसक सांप्रदायिकता में तब्दील हो गई। कंक्लूजन। संक्षेप में, धार्मिकता समाज को नैतिक रूप से जोड़ने का माध्यम है, परंतु जब इसमें राजनीतिक महत्वाकांक्षा, अन्य धर्मों के प्रति घृणा और हम बनाम वे की भावना का समावेश हो जाता है तो यह सांप्रदायिकता का हिंसक रूप ले लेती है। मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन। बिपिन चंद्र के अनुसार तारांकन सांप्रदायिकता का धर्म से उतना लेना देना नहीं है जितना कि राजनीति से है। ये धार्मिक मतभेदों का राजनीतिक मुखौटा है जिसका उपयोग धर्म को एक हथियार के रूप में करके सत्ता हासिल करने के लिए किया जाता है। प्रश्न 38। प्रारंभिक बौद्ध स्तूप कला लोकवर्ण्य विषयों एवं कथानकों को चित्रित करते हुए बौद्ध आदर्शों की सफलतापूर्वक व्याख्या करती है। विशदीकरण कीजिए। 300 शब्द। भूमिका। प्रारंभिक बौद्ध स्तूप कला जैसे सांची, भरहुत और अमरावती केवल एक वास्तुकला संरचना नहीं थी, बल्कि ये धर्म, दर्शन और आम जनमानस की कला का एक सुंदर संगम थी। इस कला ने कठिन दार्शनिक बौद्ध आदर्शों को समाज के सामने रखने के लिए तत्कालीन लोकवर्ण्य विषयों, फोक मोटिव्स और लोकप्रिय कथानकों, नैरेटिव्स को अपना माध्यम बनाया। लोकवर्ण्य विषयों और कथानकों के माध्यम से बौद्ध आदर्शों की व्याख्या। 1. लोक प्रतीकों द्वारा दार्शनिक आदर्शों की अभिव्यक्ति। प्रारंभिक बौद्ध कला में बुद्ध को मानव रूप में दिखाने के बजाय लोकप्रिय लोक प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया गया, जिससे आम जनता बौद्ध दर्शन को आसानी से समझ सकी। उदाहरण। स्तूप के तोरण द्वारों, गेटवेज पर उत्कीर्ण कमल और सांड बुद्ध के जन्म को, बोधि वृक्ष ज्ञान प्राप्ति निर्वाण को, धर्मचक्र उनके प्रथम उपदेश को और स्वयं स्तूप महापरिनिर्वाण के उच्च दार्शनिक आदर्श को सहजता से व्याख्यायित करते हैं। 2. जातक कथाओं और कथानकों का जीवंत अंकन। स्तूपों की वेदिकाओं, रेलिंग्स और तोरणों पर बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाओं, जताका टेल्स को दृश्यात्मक कहानियों के रूप में उकेरा गया। इन कथानकों का मुख्य उद्देश्य आम जनता में नैतिक और बौद्ध आदर्शों का संचार करना था। उदाहरण। महाकपि जातक के माध्यम से आत्मत्याग और राजा के कर्तव्य के आदर्श को दर्शाया गया, वहीं वेसांतर जातक के कथानक द्वारा अत्यधिक दानशीलता और करुणा जैसे सर्वोच्च बौद्ध मूल्यों को समाज के सामने प्रस्तुत किया गया। 3. लोक देवताओं और प्रकृति पूजा का समावेश। बौद्ध शिल्पकारों ने तत्कालीन समाज में प्रचलित लोक विश्वासों, यक्ष यक्षिणियों और प्रकृति प्रतीकों को कला में शामिल किया, ताकि आम जनमानस इस नए धर्म के साथ आत्मीयता महसूस कर सके। उदाहरण। सांची स्तूप के तोरण द्वार पर उकेरी गई शालभंजिका, वृक्ष की शाखा पकड़े खड़ी यक्षिणी की मूर्ति तत्कालीन लोक संस्कृति में शुभ और उर्वरता का प्रतीक थी, जिसे बौद्ध कला ने आत्मसात कर लौकिक और पारलौकिक आदर्शों का संतुलन बिठाया। इसके अतिरिक्त नाग और गजलक्ष्मी के चित्र भी लोक जुड़ाव को दर्शाते हैं। 4.
सामूहिक जनभागीदारी और सामाजिक समरसता इन स्तूपों के निर्माण में किसी एक राजा का एकाधिकार नहीं था, बल्कि इनमें समाज के हर वर्ग का योगदान था, जो बौद्ध धर्म के समतावादी आदर्श को सही सिद्ध करता है। उदाहरण, सांची के अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि स्तूप के अलग अलग हिस्सों का दान भिक्षुओं, भिक्षुणियों, व्यापारियों, आइवरी वर्कर्स, हाथी दांत के कारीगरों और सामान्य गृहस्थों द्वारा किया गया था। यह कला जन सामान्य के सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रतीक थी। कंक्लूजन, संक्षेप में प्रारंभिक बौद्ध स्तूप कला ने गंभीर और अमूर्त आध्यात्मिक विचारों को लोक जीवन की सरल कहानियों, प्रतीकों और कलात्मक अभिव्यक्तियों में ढाल दिया। इसी लोक जुड़ाव के कारण बौद्ध आदर्श जन जन तक सफलतापूर्वक पहुंच सके। मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन। कला इतिहासकार आनंद कुमार स्वामी के अनुसार प्रारंभिक बौद्ध कला मूल रूप से लोकप्रिय भारतीय लोक कला ही है, जिसने बौद्ध धर्म के उच्च आध्यात्मिक और नैतिक आदर्शों की अभिव्यक्ति के लिए एक अत्यंत प्रभावी और जीवंत माध्यम का रूप धारण कर लिया था। प्रश्न 39। विजयनगर नरेश कृष्णदेव राय न केवल स्वयं एक कुशल विद्वान थे, अपितु विद्या एवं साहित्य के महान संरक्षक भी थे। विवेचना कीजिए। 300 शब्द। भूमिका। विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक कृष्णदेव राय 1509-1529 का काल न केवल सैन्य विजयों बल्कि दक्षिण भारतीय साहित्य और कला के चरमोत्कर्ष का स्वर्ण युग माना जाता है। कृष्णदेव राय स्वयं एक कुशल विद्वान के रूप में कृष्णदेव राय एक उच्च कोटि के कवि, लेखक और बहुभाषाविद थे, जिन्होंने प्रशासनिक व्यस्तताओं के बावजूद कालजयी साहित्यों की रचना की। अमुक्तमाल्यद की रचना, तेलुगु। उन्होंने तेलुगु भाषा में इस महान महाकाव्य की रचना की। ये ग्रंथ न केवल धार्मिक वैष्णव दर्शन पर आधारित है, बल्कि इसमें तत्कालीन विजयनगर की प्रशासनिक व्यवस्था, विदेश नीति और राजधर्म का भी उत्कृष्ट विवरण मिलता है। संस्कृत साहित्य में योगदान। वे संस्कृत के भी प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत भाषा में जाम्बवती कल्याणम और उषा परिणयम जैसे उच्च स्तरीय नाटकों की रचना करके अपनी बहुमुखी साहित्यिक प्रतिभा को सिद्ध किया। विद्या एवं साहित्य के महान संरक्षक के रूप में एक शासक के रूप में उन्होंने अपने राजदरबार को ज्ञान, विज्ञान और साहित्य का एक वैश्विक केंद्र बना दिया था। अष्टदिग्गज की स्थापना। उनके राजदरबार, जिसे भुवन विजयम कहा जाता था, में तेलुगु साहित्य के 8 महान विद्वान व कवि निवास करते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। इनमें अल्लासानी पेदना, जिन्हें आंध्र कविता पितामह कहा जाता है, और अपनी कुशाग्र बुद्धि के लिए प्रसिद्ध तेनाली रामकृष्ण प्रमुख थे। आंध्र भोज की उपाधि। साहित्य के प्रति उनके अगाध प्रेम, उदारता और कवियों को स्वर्ण मुद्राएं व भूमि दान देने की परंपरा के कारण उन्हें तत्कालीन समाज में आंध्र भोज और अभिनव भोज जैसी महान उपाधियों से सम्मानित किया गया। बहुभाषी एवं सांस्कृतिक समन्वय। उन्होंने केवल तेलुगु को ही नहीं, बल्कि संस्कृत, कन्नड़ और तमिल कवियों को भी बिना किसी भेदभाव के शाही संरक्षण दिया। उनके काल में महान द्वैत दार्शनिक व्यासतीर्थ को भी राजकीय सम्मान प्राप्त था। कंक्लूजन, संक्षेप में कृष्णदेव राय तलवार और कलम दोनों के समान रूप से धनी थे, जिनकी साहित्यिक उपलब्धियों ने दक्षिण भारत को एक अमूल्य बौद्धिक विरासत प्रदान की। मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन। अपनी कृति अमुक्तमाल्यद में कृष्णदेव राय ने राजा के कर्तव्यों को स्पष्ट करते हुए स्वयं लिखा है कि एक मुकुटधारी राजा को सदैव अपने दरबार में देश विदेश के विद्वानों को स्थान देना चाहिए, क्योंकि ज्ञान और साहित्य ही किसी साम्राज्य की कीर्ति को अमर बनाते हैं। प्रश्न 32। यह स्पष्ट कीजिए कि 1857 का विप्लव किस प्रकार औपनिवेशिक भारत के प्रति ब्रिटिश नीतियों के विकास क्रम में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड़ है। 300 शब्द। भूमिका। 1857 का विप्लव, महान विद्रोह, भारतीय इतिहास की एक युगांतरकारी घटना थी। इसने ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की जड़ों को हिलाकर रख दिया, जिसके परिणामस्वरूप ब्रिटिश राज ने भारत पर अपने नियंत्रण को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपनी प्रशासनिक, सैन्य और सामाजिक नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन किए। ब्रिटिश नीतियों में आए महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड़। 1. प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन, कंपनी शासन का अंत। 1857 के विद्रोह का सबसे तात्कालिक और बड़ा प्रभाव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत था। नीतिगत मोड़, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन ताज के हाथों में सौंप दिया गया। गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा और भारत के मामलों को देखने के लिए ब्रिटिश संसद में भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का एक नया पद सृजित किया गया। 2. क्षेत्रीय विस्तार और विलय की नीति का परित्याग। विद्रोह से पहले डलहौजी की हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ने भारतीय राजाओं में अत्यधिक असंतोष पैदा किया था, जो विद्रोह का एक प्रमुख कारण बना। नीतिगत मोड़, महारानी विक्टोरिया की 1858 की घोषणा में स्पष्ट किया गया कि अब ब्रिटिश साम्राज्य भारत में किसी नए क्षेत्र का विलय नहीं करेगा। भारतीय राजाओं को गोद लेने का अधिकार वापस दे दिया गया और उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का आश्वासन दिया गया, जिससे उन्हें ब्रिटिश सत्ता का वफादार सहयोगी बफर बनाया जा सके। 3. फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल की नीति का तीव्र प्रसार। विद्रोह में हिंदू और मुस्लिम एकता ने अंग्रेजों को झकझोर कर रख दिया था, इसलिए उन्होंने भविष्य में ऐसी एकता को रोकने के लिए सांप्रदायिक विभाजन को अपनी मुख्य नीति बनाया।
नीतिगत मोड़। ब्रिटिश सरकार ने जानबूझकर दोनों समुदायों के बीच अविश्वास और सांप्रदायिक तुष्टीकरण का खेल शुरू किया, जिसने आगे चलकर भारतीय राष्ट्रवाद को कमजोर करने और विभाजन के बीज बोने का काम किया। 4. सेना का पुनर्गठन, संतुलन और प्रतिसंतुलन की नीति। ब्रिटिश सत्ता को सबसे बड़ा खतरा भारतीय सैनिकों से ही हुआ था, इसलिए सेना की संरचना को पूरी तरह बदल दिया गया। नीतिगत मोड़। पील कमीशन की सिफारिशों पर यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ा दिया गया और तोपखाने जैसे महत्वपूर्ण विभाग पूरी तरह यूरोपीय नियंत्रण में रखे गए। इसके अतिरिक्त सैनिकों को मार्शल, लड़ाकू और नॉन मार्शल जातियों में विभाजित कर रेजिमेंटों का गठन क्षेत्रीय व जातीय आधार पर किया गया, ताकि उनमें राष्ट्रीय चेतना न पनप सके। 5. सामाजिक धार्मिक मामलों में तटस्थता की नीति। 1857 से पहले ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा निषेध और विधवा पुनर्विवाह जैसे प्रगतिशील कानून बनाए थे, जिसे रूढ़िवादी भारतीयों ने अपने धर्म पर आघात माना था। नीतिगत मोड़। विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारतीय समाज के आधुनिकीकरण के प्रयासों से पूरी तरह हाथ खींच लिए और रूढ़िवादी व जमींदार वर्ग को अपना सामाजिक आधार बनाकर पारंपरिक कुप्रथाओं के प्रति तटस्थता अपना ली। कंक्लूजन संक्षेप में, 1857 का विप्लव ब्रिटिश नीतियों के लिए एक ऐसा मोड़ था जिसने उनकी आक्रामक विस्तारवादी औपनिवेशिक नीति को एक सतर्क, रक्षात्मक और कूटनीतिक रूप से विभाजनकारी नीति में बदल दिया। मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन। इतिहासकार P.E. रॉबर्ट्स के अनुसार तारांकन 1857 के विद्रोह के बाद भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का स्वरूप पूरी तरह बदल गया। पुरानी व्यापारिक रुचि पृष्ठभूमि में चली गई और उसकी जगह एक शुद्ध साम्राज्यिक, सतर्क और रूढ़िवादी नौकरशाही ने ले ली, जिसका एकमात्र लक्ष्य किसी भी कीमत पर भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व को बचाए रखना था। प्रश्न 33। स्वतंत्रता संग्राम में विशेष तौर पर गांधीवादी चरण के दौरान महिलाओं की भूमिका का विवेचन कीजिए। 300 शब्द। भूमिका। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भागीदारी का इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा है, परंतु महात्मा गांधी के आगमन के साथ इस भागीदारी में एक युगांतरकारी बदलाव आया। गांधीवादी चरण 1919-1947 के दौरान महिलाएं केवल व्यक्तिगत तौर पर ही नहीं, बल्कि एक संगठित जनशक्ति के रूप में घरों की चारदीवारी से बाहर निकलकर राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्यधारा में शामिल हुईं। गांधीवादी चरण के विभिन्न आंदोलनों में महिलाओं की भूमिका। 1. असहयोग आंदोलन 1920-22 और स्वदेशी का प्रचार। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी के आह्वान पर महिलाओं ने पहली बार बड़े पैमाने पर सक्रिय राजनीतिक भागीदारी की। उदाहरण: सरला देवी चौधरानी और बसंती देवी, चित्तरंजन दास की पत्नी जैसी महिलाओं ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई और चरखे व खादी को घर घर तक पहुंचाया। महिलाओं ने तिलक स्वराज फंड के लिए स्वेच्छा से अपने सोने के आभूषण दान कर दिए। 2. सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और सत्याग्रह की कमान। नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका अग्रगामी और जुझारू रही। जब गांधी जी सहित प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, तब महिलाओं ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला। उदाहरण: सरोजिनी नायडू ने धरासणा नमक कारखाने पर हुए ऐतिहासिक सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जहां ब्रिटिश पुलिस के लाठीचार्ज का उन्होंने अत्यंत बहादुरी से सामना किया। इसके अतिरिक्त कमलादेवी चट्टोपाध्याय ने नमक कानून तोड़ने और शराब व विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना, पिकेटिंग देने में हजारों महिलाओं को संगठित किया। 3. भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और भूमिगत नेतृत्व। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद जब करो या मरो का नारा दिया गया और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को जेल में डाल दिया गया, तब महिलाओं ने आंदोलन को बिखरने से बचाया और भूमिगत अंडरग्राउंड रहकर क्रांति की मशाल जलाए रखी। उदाहरण: अरुणा आसफ अली ने 9 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर आंदोलन का बिगुल फूंका। उषा मेहता ने गुप्त कांग्रेस रेडियो, सीक्रेट कांग्रेस रेडियो का संचालन किया, जिसने पूरे देश में ब्रिटिश दमन के खिलाफ सूचनाएं प्रसारित की। 4. क्रांतिकारी और अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर सक्रियता। गांधीवादी अहिंसक आंदोलनों के समांतर इसी दौर में कई महिलाएं क्रांतिकारी गतिविधियों और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत की स्वतंत्रता के लिए सक्रिय थीं। उदाहरण: सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ईना में कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने रानी झांसी रेजिमेंट का नेतृत्व किया। वहीं मैडम भीखाजी कामा और बेगम अजीजुन निशा जैसी महिलाओं ने पूर्ववर्ती चरणों से लेकर गांधीवादी काल तक वैचारिक और कूटनीतिक धरातल पर अद्वितीय योगदान दिया। कंक्लूजन संक्षेप में, गांधीवादी चरण ने भारतीय महिलाओं को प्रजा और घरेलू सहायक की भूमिका से मुक्त कर राष्ट्र निर्माता और सत्याग्रही के रूप में स्थापित किया। उनके इस अप्रतिम त्याग और संघर्ष के कारण ही स्वतंत्र भारत के संविधान में महिलाओं को पुरुषों के समान वयस्क मताधिकार और समानता का अधिकार बिना किसी बड़े संघर्ष के प्राप्त हो गया। मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन। महात्मा गांधी ने स्वयं यंग इंडिया 1930 में लिखा था, तारांकन: स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका पुरुषों से कम नहीं बल्कि कई मायनों में श्रेष्ठ रही है। अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए जिस आत्मिक बल, सहनशीलता और करुणा की आवश्यकता होती है, वो महिलाओं में स्वाभाविक रूप से कूट कूट कर भरी है। प्रश्न 34।
स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में सुभाष चंद्र बोस एवं महात्मा गांधी के मध्य दृष्टिकोण की भिन्नताओं पर प्रकाश डालिए। 300 शब्द। भूमिका। महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दो ऐसे महान स्तंभ थे जिनका अंतिम लक्ष्य एक ही था, भारत की पूर्ण स्वतंत्रता। हालांकि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन, विचारधारा और भावी भारत की रूपरेखा को लेकर दोनों के दृष्टिकोण में बुनियादी भिन्नताएं थीं। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के मध्य दृष्टिकोणगत भिन्नताएं। 1. साधन और तरीकों में अंतर। मीन्स vs एंड्स। महात्मा गांधी जी के लिए साध्य गोल के साथ साथ साधन मीन्स की पवित्रता भी अनिवार्य थी। उनका दृढ़ विश्वास था कि स्वतंत्रता केवल सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। सुभाष चंद्र बोस नेताजी एक व्यावहारिक राजनीतिज्ञ, रियल पॉलिटिक थे। उनका मानना था कि ब्रिटिश साम्राज्य को केवल नैतिक दबाव से नहीं बल्कि सैन्य शक्ति और सशस्त्र क्रांति के बल पर ही उखाड़ा जा सकता है। उनके लिए स्वतंत्रता का लक्ष्य सर्वोपरि था, चाहे साधन कोई भी हो। 2. अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों और द्वितीय विश्व युद्ध के प्रति दृष्टिकोण। महात्मा गांधी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी का मानना था कि ब्रिटेन की मुश्किलों का लाभ उठाकर उसे संकट में नहीं डालना चाहिए। वे नाजीवाद और फांसीवाद के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने धुरी राष्ट्रों जर्मनी, जापान से किसी भी प्रकार की सहायता लेने का विरोध किया। सुभाष चंद्र बोस नेताजी का प्रसिद्ध नारा था, ब्रिटेन की कठिनाई भारत के लिए अवसर है। उन्होंने शत्रु का शत्रु मित्र होता है कि नीति अपनाते हुए जर्मनी और जापान से हाथ मिलाया और आजाद हिंद फौज ईना का गठन किया। 3. वैचारिक और आर्थिक विजन। आइडियोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक विजन। महात्मा गांधी जी पश्चिमी औद्योगिकीकरण के विरोधी थे और कुटीर उद्योगों, चरखे तथा आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्राम स्वराज का समर्थन करते थे। वे ट्रस्टीशिप, न्यासधारिता के सिद्धांत पर विश्वास करते थे। सुभाष चंद्र बोस नेताजी आधुनिक विचारों के समर्थक थे। वे भारत के तीव्र विकास के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण और समाजवादी आर्थिक मॉडल के पक्षधर थे। उन्होंने ही 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की थी। 4. समझौते और कूटनीति पर विचार। महात्मा गांधी जी क्रमिक सुधारों और बातचीत के जरिए सत्ता हस्तांतरण जैसे गांधी-इरविन समझौता में विश्वास रखते थे। वे समझौता STS की रणनीति पर चलते थे। सुभाष चंद्र बोस नेताजी औपनिवेशिक सत्ता के साथ किसी भी प्रकार के समझौते या क्रमिक सुधारों के सख्त खिलाफ थे। वे पूर्ण और तत्काल स्वतंत्रता के लिए अंतिम और निर्णायक संघर्ष के पक्ष में थे। कंक्लूजन। संक्षेप में, जहां महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन के नैतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे, वहीं सुभाष चंद्र बोस इसके जुझारू और सैन्य मोर्चे के प्रणेता थे। वैचारिक मतभेदों के बावजूद दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति अगाध सम्मान था। यही कारण था कि नेताजी ने गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया और गांधी जी ने नेताजी को देशभक्तों का देशभक्त माना। मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन। इतिहासकार बिपिन चंद्र के अनुसार गांधी और सुभाष के बीच का मतभेद दो कट्टर दुश्मनों का नहीं बल्कि एक ही घर के दो ऐसे बेटों का था जो देश को आजाद कराने के लिए अलग अलग रास्तों पर चल रहे थे, लेकिन दोनों की मंजिल एक ही थी। प्रश्न 35. क्या भाषाई राज्यों के गठन ने भारतीय एकता के उद्देश्य को मजबूती प्रदान की है? 300 शब्द। भूमिका। स्वतंत्रता के समय भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना था। 1950 के दशक में जब भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठी तो आशंका जताई गई कि इससे देश टूट जाएगा, परंतु पिछले 7 दशकों के इतिहास ने ये सिद्ध किया है कि भाषाई राज्यों के गठन ने विखंडन के बजाय भारतीय एकता को और अधिक मजबूती प्रदान की है। भाषाई राज्यों के गठन द्वारा भारतीय एकता को मजबूती मिलने के कारण। 1. क्षेत्रीय आकांक्षाओं का तुष्टीकरण और अलगाववाद पर रोक। यदि सरकार भाषाई पहचान को दबाने का प्रयास करती तो इससे भाषाई अल्पसंख्यकों में भारी असंतोष और देश से अलग होने की भावना, सेसेशनिज्म, पनप सकती थी। उदाहरण: राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल जैसे भाषाई राज्यों के गठन ने क्षेत्रीय गौरव को संतुष्ट किया। इसने श्रीलंका, जहां सिंहली और तमिल भाषा विवाद के कारण गृहयुद्ध हुआ, जैसी हिंसक और विभाजनकारी स्थितियों से भारत की रक्षा की। 2. प्रशासन का लोकतांत्रिकरण और जनभागीदारी। भाषाई आधार पर बने राज्यों के कारण शासन और प्रशासन का कार्य जनता की अपनी मातृभाषा में होना संभव हुआ। उदाहरण: जब सरकारी कामकाज, न्यायपालिका और शिक्षा स्थानीय भाषाओं जैसे मराठी, बंगाली, तमिल में मिलने लगी तो आम जनता का लोकतंत्र और भारत सरकार के प्रति विश्वास सुदृढ़ हुआ। इससे नागरिक और राज्य के बीच की दूरी कम हुई। 3. सांस्कृतिक विविधता को राष्ट्रीय मान्यता। भाषाई राज्यों के गठन ने नेहरूवादी आदर्श विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को व्यावहारिक धरातल पर उतारा। उदाहरण: भारत ने किसी एक भाषा जैसे हिंदी को पूरे देश पर जबरन थोपने के बजाय त्रिभाषा सूत्र, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला और क्षेत्रीय भाषाओं को फलने फूलने का समान अवसर दिया।
इससे ये संदेश गया कि एक सच्चा भारतीय होने के लिए किसी को अपनी भाषाई पहचान छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। 4. राष्ट्रीय मुख्यधारा में एकीकरण। भाषा के आधार पर आंतरिक सीमा विवादों जैसे महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच बेलगाम विवाद के बावजूद सभी राज्य आर्थिक, राजनीतिक और संवैधानिक रूप से केंद्र के साथ मजबूती से जुड़े रहे। संकट के समय जैसे विदेशी युद्धों या महामारियों के दौरान पूरा देश भाषाई सीमाओं को भूलकर एक राष्ट्र के रूप में खड़ा हुआ है। कंक्लूजन। संक्षेप में, भाषाई राज्यों के गठन ने भारत की विविध पहचानों को दबाने के बजाय उन्हें भारतीयता के बड़े ढांचे में सह अस्तित्व का अवसर दिया, जिससे भारतीय संघवाद और राष्ट्रीय एकता का आधार और अधिक लचीला व मजबूत हो गया। मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन। राजनीति विज्ञानी रामचंद्र गुहा के अनुसार तारांकन भाषाई राज्यों के गठन ने भारत को विभाजित करने के बजाय वास्तव में उसे बचा लिया। इसने बहुसांस्कृतिक और बहुभाषी समाज को एक ही राष्ट्रीय पहचान के सूत्र में पिरोने का सबसे सफल लोकतांत्रिक प्रयोग सिद्ध किया। प्रश्न 36। पश्चिमी अफ्रीका में उपनिवेश विरोधी संघर्षों को पाश्चात्य शिक्षित अफ्रीकियों के नवसंभ्रांत वर्ग के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया था। परीक्षण कीजिए। 300 शब्द। भूमिका। 20वीं शताब्दी के मध्य में पश्चिमी अफ्रीका जैसे घाना, नाइजीरिया, सेनेगल में उभरा उपनिवेश विरोधी आंदोलन एशिया के स्वतंत्रता संघर्षों के समान ही था। इस आंदोलन की सबसे अनूठी विशेषता ये थी कि इसका नेतृत्व पारंपरिक जनजातीय प्रमुखों के बजाय पाश्चात्य शिक्षित अफ्रीकियों के एक नए संभ्रांत वर्ग, वेस्टर्न एजुकेटेड अफ्रीकन एलीट ने किया था। नवसंभ्रांत वर्ग के नेतृत्व और उनकी भूमिका का परीक्षण। 1. औपनिवेशिक विरोधाभासों की पहचान और वैचारिक चेतना। यूरोप और अमेरिका के विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने के कारण इस वर्ग ने स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद जैसे आधुनिक पश्चिमी विचारों को गहराई से समझा। परीक्षण। उन्होंने देखा कि यूरोपीय देश अपने यहाँ तो लोकतंत्र की बात करते हैं, परंतु अफ्रीका में उनका व्यवहार पूरी तरह दमनकारी और नस्लवादी है। इस विरोधाभास ने उन्हें उपनिवेशवाद के खिलाफ वैचारिक हथियार प्रदान किया। 2. राजनीतिक दलों और आधुनिक संगठनों की स्थापना। पारंपरिक विद्रोहों के विपरीत इस शिक्षित वर्ग ने ब्रिटिश और फ्रांसीसी औपनिवेशिक सत्ताओं से लड़ने के लिए आधुनिक राजनीतिक दलों और समाचार पत्रों को अपना माध्यम बनाया। उदाहरण: घाना, गोल्ड कोस्ट में क्वामे एनक्रुमा ने कन्वेंशन पीपल्स पार्टी (सीपीपी) की स्थापना की, और नाइजीरिया में ननाम्दी अज़िकीवे ने अपने समाचार पत्रों के माध्यम से जनचेतना जगाई। 3. पैन अफ्रीकनवाद। पैन अफ्रीकनिज्म का उदय। पश्चिमी देशों में पढ़ाई के दौरान ये नेता वैश्विक अश्वेत आंदोलनों के संपर्क में आए, जिससे पैन अफ्रीकनवाद, अखिल अफ्रीकी एकता की भावना सुदृढ़ हुई। उदाहरण: एनक्रुमा, लियोपोल्ड सेनघोर सेनेगल और जोमो केन्याटा जैसे नेताओं ने वैश्विक सम्मेलनों में भाग लिया। उन्होंने महसूस किया कि पश्चिमी अफ्रीका की स्वतंत्रता केवल स्थानीय मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे महाद्वीप की मुक्ति का हिस्सा है। 4. सीमाएं और अंतर्विरोध, लिमिटेशंस। यद्यपि इस वर्ग ने नेतृत्व प्रदान किया, परंतु शुरुआती दौर में ये आंदोलन केवल शहरी शिक्षितों तक सीमित था। जनजातीय क्षेत्रों और ग्रामीण आबादी से इनका जुड़ाव कम था, जिसे बाद में जन आंदोलनों में बदला गया। कंक्लूजन। संक्षेप में, पाश्चात्य शिक्षित अफ्रीकी संभ्रांत वर्ग ने पश्चिम के ही वैचारिक सिद्धांतों का उपयोग करके पश्चिमी साम्राज्यवाद को परास्त किया और आधुनिक पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्रों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन। अफ्रीका के महान नेता क्वामे एनक्रुमा के अनुसार हमें सबसे पहले राजनीतिक राज्य प्राप्त करना चाहिए, बाकी सभी चीजें हमें अपने आप मिल जाएंगी। उनका ये दृष्टिकोण पश्चिमी राजनीतिक समझ और आधुनिक राष्ट्र राज्य की संकल्पना पर ही आधारित था। प्रश्न 37। वैश्वीकरण ने भारत में सांस्कृतिक विविधता के आंतरिक कोर को किस सीमा तक प्रभावित किया है? स्पष्ट कीजिए। 300 शब्द। भूमिका। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन ने सूचना, पूंजी और लोगों के तीव्र प्रवाह के माध्यम से भारतीय समाज को गहराई से प्रभावित किया है। भारत की सांस्कृतिक विविधता का आंतरिक कोर इसके मिश्रित ताने बाने, पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों, स्थानीय भाषाओं और आध्यात्मिक सह अस्तित्व में निहित है, जिस पर वैश्वीकरण का दोहरा प्रभाव पड़ा है। सांस्कृतिक विविधता के आंतरिक कोर पर वैश्वीकरण का प्रभाव। 1. समरूपता बनाम संकरण, होमोजेनाइजेशन vs ग्लोबलाइजेशन। आलोचकों का मानना है कि वैश्वीकरण के कारण पश्चिमी संस्कृति का वर्चस्व बढ़ रहा है, मैकडॉनल्डाइजेशन, जिससे स्थानीय विविधताएं समाप्त हो रही हैं। वास्तविकता: भारतीय कोर ने पश्चिमी संस्कृति को हूबहू अपनाने के बजाय उसका भारतीयकरण या संकरण, हाइब्रिडाइजेशन किया है। उदाहरण: खान पान के क्षेत्र में मैकडॉनल्ड्स ने भारत के कोर शाकाहारी मूल्यों का सम्मान करते हुए मैकालू टिक्की पेश की। संगीत और सिनेमा में फ्यूजन, जैसे संगीत में सूफी और रॉक का मिश्रण ने विविधता को एक नया आयाम दिया है। 2. संयुक्त परिवार प्रणाली और सामाजिक मूल्य। भारतीय समाज के कोर में वसुधैव कुटुंबकम और संयुक्त परिवार जॉइंट फैमिली की भावना रही है।
वैश्वीकरण जनित उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म और अत्यधिक व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म ने इस पर चोट की है। प्रभाव: रोजगार के अवसरों के कारण तीव्र शहरीकरण हुआ है, जिससे संयुक्त परिवार तेजी से एकल परिवारों, न्यूक्लियर फैमिलीज में बदल रहे हैं। बुजुर्गों की देखभाल और सामूहिक उत्सवों की पारंपरिक शैली में बदलाव आया है, जो आंतरिक सामाजिक ताने बाने को प्रभावित करता है। 3. स्थानीय भाषाएं और बोलियां भाषा संस्कृति की संवाहक होती है। वैश्वीकरण ने अंग्रेजी को वैश्विक संपर्क और रोजगार की अनिवार्य भाषा बना दिया है। प्रभाव: इसके कारण युवा पीढ़ी में कई स्थानीय बोलियां और भाषाएं विलुप्त होने की कगार पर हैं। हालांकि डिजिटल क्रांति और सोशल मीडिया ने भोजपुरी, तमिल, पंजाबी आदि क्षेत्रीय भाषाओं के कंटेंट को वैश्विक मंच प्रदान कर उन्हें पुनर्जीवित भी किया है। 4. धार्मिक और आध्यात्मिक कोर की मजबूती। वैश्वीकरण के भौतिकतावादी प्रभाव के विपरीत भारत के धार्मिक और आध्यात्मिक आंतरिक ने अपनी पहचान को और मजबूत किया है। प्रभाव: योग, आयुर्वेद और भारतीय दर्शन जैसे इस्कॉन या वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र का दुनिया भर में प्रसार हुआ है। वैश्वीकरण ने भारतीय त्योहारों जैसे दीपावली, होली को वैश्विक पहचान दी है। कंक्लूजन: संक्षेप में, वैश्वीकरण ने भारतीय सांस्कृतिक विविधता के बाहरी स्वरूप, वेशभूषा, खानपान को प्रभावित अवश्य किया है, परंतु वह इसके सहिष्णुता, आध्यात्मिकता और विविधता में एकता के आंतरिक कोर को नष्ट करने में असफल रहा है। मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन। समाजशास्त्री योगेंद्र सिंह के अनुसार तारांकन भारतीय संस्कृति में लचीलापन और आत्मसात करने की अनूठी क्षमता है। वैश्वीकरण ने भारतीय विविधता को प्रतिस्थापित नहीं किया है, बल्कि इसे एक वैश्विक संदर्भ देकर अधिक गतिशील और बहुसांस्कृतिक बना दिया है। प्रश्न 38। गरीबी उन्मूलन की एक अनिवार्य शर्त गरीबों को वंचितता के प्रक्रम से विमुक्त कर देना है। उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इस कथन को पुष्ट कीजिए। 300 शब्द। भूमिका: गरीबी केवल न्यूनतम आय की कमी नहीं है, बल्कि ये बहुआयामी वंचितता का एक दुष्चक्र, विशिष्ट साइकिल ऑफ डेप्रिवेशन है। जब तक कोई गरीब व्यक्ति शिक्षा, स्वास्थ्य, परिसंपत्तियों और अवसरों की मूलभूत वंचनाओं से मुक्त नहीं होता, तब तक केवल तात्कालिक वित्तीय सहायता या सब्सिडी के माध्यम से उसका गरीबी से स्थायी उन्मूलन असंभव है। वंचितता का प्रक्रम, प्रोसेस ऑफ डेप्रिवेशन, और गरीबी का दुष्चक्र। वंचितता एक ऐसी प्रक्रिया है जहां अवसरों की कमी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गरीबी को हस्तांतरित करती है। प्रक्रम: स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, राइट एरो, अस्वस्थता और कार्यक्षमता में कमी, राइट एरो, कम आय, राइट एरो, कुपोषण, राइट एरो, बच्चों की खराब शिक्षा, राइट एरो, अगली पीढ़ी में पुनः गरीबी। ये प्रक्रम गरीब को समाज की मुख्यधारा से काट देता है, जिससे वो परिसंपत्ति विहीन और असहाय बना रहता है। कथन की पुष्टि हेतु उपयुक्त उदाहरण। इस प्रक्रम को तोड़ने के लिए भारत सरकार की 2 योजनाएं सबसे सटीक उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। 1. पीएम जन धन योजना, पीएमजेडीवाई और वित्तीय समावेशन। वंचितता: अतीत में गरीब वर्ग बैंकिंग प्रणाली और औपचारिक ऋण से पूरी तरह वंचित था। आपातकाल या कृषि संकट के समय वे स्थानीय साहूकारों के शोषण चक्र में फंस जाते थे, जिससे उनकी बची खुची परिसंपत्तियां भी छिन जाती थीं। विमुक्ति: जन धन योजना ने करोड़ों गरीबों को शून्य शेष खातों, जीरो बैलेंस अकाउंट्स के माध्यम से वित्तीय तंत्र से जोड़ा। इसके साथ ही मुद्रा योजना, पीएमएमवाई और स्वनिधि योजना के जरिए उन्हें बिना गारंटी का सूक्ष्म ऋण उपलब्ध कराया गया। इस वित्तीय विमुक्ति ने उन्हें साहूकारों के चंगुल से निकालकर स्वयं का छोटा व्यवसाय शुरू करने और आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया। 2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, एनएचएम और आयुष्मान भारत, पीएमजेएवाई। वंचितता: स्वास्थ्य पर होने वाला अत्यधिक जेब खर्च, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, भारत में लाखों परिवारों को हर साल गरीबी रेखा के नीचे धकेल देता था। एक गंभीर बीमारी गरीब परिवार की जीवन भर की कमाई और जमीन को लील जाती थी। विमुक्ति: आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया गया। इसने गरीबों को स्वास्थ्य जनित आर्थिक झटकों, हेल्थ शॉक्स की वंचना से विमुक्त कर दिया। अब बीमारी की स्थिति में उनकी संचित पूंजी नष्ट नहीं होती, जिससे वे गरीबी के गर्त में दोबारा गिरने से बच जाते हैं। 3. अमृतकाल में डिजिटल और कौशल वंचना से मुक्ति, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया। वंचितता व विमुक्ति: आधुनिक अर्थव्यवस्था में डिजिटल साक्षरता और बाजार अनुकूल कौशल की कमी सबसे बड़ी वंचना है। स्किल इंडिया और पीएलआई योजनाओं के तहत युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण देकर तथा पीएम विश्वकर्मा के माध्यम से पारंपरिक कारीगरों को आधुनिक टूलकिट व डिजिटल भुगतान से जोड़कर अवसरों की वंचना को समाप्त किया जा रहा है। कंक्लूजन: संक्षेप में, गरीबी उन्मूलन का अर्थ केवल जीवित रहने के साधन देना नहीं, बल्कि व्यक्ति की क्षमताओं का विकास करना है। जब तक समाज का सबसे कमजोर वर्ग मूलभूत वंचनाओं के प्रक्रम से मुक्त नहीं होगा, तब तक देश में समावेशी और स्थायी विकास की परिकल्पना अधूरी रहेगी। मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के क्षमता दृष्टिकोण, कैपेबिलिटी अप्रोच के अनुसार तारांकन गरीबी केवल आय की कमी नहीं, बल्कि बुनियादी क्षमताओं का अभाव, वांसी टाटा है।
वास्तविक गरीबी उन्मूलन तब होता है जब हम व्यक्ति को स्वतंत्र और सक्षम बनाकर उसे अपनी नियति स्वयं चुनने के योग्य बनाते हैं।